हेलो दोस्तों, मैं एम केशर एक बार फिर आपके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम फिर कराने वाले हैं हिस्ट्री की चौथी क्लास, तो शुरू करते हैं। तो हमने आपसे पहले इससे पिछली क्लास में कराया था तो तुर्क आक्रमण करने वाला भारत पर पहला व्यक्ति महमूद गजनवी था। लेकिन जो दूसरा आक्रमण करता है, तुर्क आक्रमण दूसरा मोहम्मद गोरी करता है। तो आज हम वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो आज कौन सा टॉपिक होने वाला है? मोहम्मद गोरी के ऊपर। मोहम्मद गोरी मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि पूरी हिस्ट्री को एक कहानी के तौर पर लेकर चलेंगे। पूरी की पूरी हिस्ट्री को एक कहानी के तौर पर लेकर चलेंगे। ना कोई रट्टा मारने की जरूरत, ना कुछ, सिर्फ एक कहानी के तौर पर पूरी हिस्ट्री को समझना होगा। तो शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी का भारत में आना क्या कारण था? तो महमूद गजनवी का जो भारत में आना था वो एक धन को लूटना था। लेकिन महमूद गजनवी का कारण था का धन को लूटना, लेकिन मोहम्मद गोरी का रीजन था कि अपना साम्राज्य विस्तार करना। तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि महमूद गजनवी धन को लूटने के उसमें आया था, लेकिन मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य का विस्तार करने आया था। मोहम्मद गोरी का एक भाई था जो चाहता था कि ये भी मोहम्मद गोरी जो था, महमूद गजनवी आने वाला भी अफगानिस्तान का था। जिस टाइम महमूद गजनवी भारत आया था तो उस टाइम अफगानिस्तान में एक गजनी वंश चला करता था, तो इसलिए वो गजनी वंश का था। तो महमूद गजनवी वो गजनी वंश का था। लेकिन जब महमूद गोरी आया था, मोहम्मद गोरी आया था, उस टाइम अफगानिस्तान में गोरी वंश चल रहा था, तो इसलिए नाम इसका मोहम्मद गोरी, क्योंकि अफगानिस्तान में उस टाइम गोरी वंश चल रहा था। तो शुरू करते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहले आकर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आकर आक्रमण किया। और जो मुल्तान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मुल्तान पर जो आक्रमण किया था वो किस पर किया था? वो करमाथी मुसलमानों पर किया था। करमाथी मुसलमान आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। कहाँ? गुजरात पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने जो गुजरात पर आक्रमण किया था, उस टाइम गुजरात में जो राजा राज कर रहा था वो शासन किसका था? वो भीमद्वितीय का था। भीमद्वितीय, और भीमद्वितीय को ही मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी को भीमद्वितीय ने हरा दिया। किसने? भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन हरा देने के कारण जो 1178 ईस्वी में हराया था, तो इसमें भीमद्वितीय ने अपनी मां के कहने पर मोहम्मद गोरी को छुड़वा दिया था। तो भीमद्वितीय ने अपनी मां के कहने पर मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था।
छोड़ने के बाद 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सिंध और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। सिंध कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया, यानी अपना राज कर लिया 1179 ईस्वी में। 1179 ईस्वी के बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी जैसे ही मोहम्मद गोरी ने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया था और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। कब्जे में लेने के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण करता है किस पर? तो उत्तरी भारत में उस वक्त जो शासन चल रहा था वो एक चौहान वंश चल रहा था। तो उत्तरी भारत में कौन सा वंश चल रहा था? चौहान वंश चल रहा था। चौहान वंश। तो चौहान वंश में कौन सा राजा था? पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपना शासन चला रहा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तो कब होता है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। किस के बीच होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बार बार हरा दिया करता था। ये जो मुख्य पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो हुए थे वो एक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और इसके एक साल बाद ही तराइन का दूसरा युद्ध होता है। जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान था, ये पृथ्वीराज चौहान कन्नौज में एक वंश चला करता था, गहडवाल वंश। तो गहडवाल वंश का एक राजा था जिसका नाम था राजा जयचंद। क्या नाम था? राजा जयचंद। और राजा जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। तो संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान शादी करना चाहता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था। अब इस बात से नाराज था जयचंद। जयचंद चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ ना करूं, अन्य किसी के साथ करूं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान चाहता था कि मैं अपनी शादी संयोगिता के साथ करूं। लेकिन इस चीज का जो जयचंद था, जयचंद बिल्कुल इसके खिलाफ था। किसके? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था। जब 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, तो जैसे ही 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपना प्लान बना रहा था, युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं कौन? राजा जयचंद। राजा जयचंद ने भी मोहम्मद गोरी का साथ दिया, और 1192 ईस्वी में फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी व
पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। लेकिन मैं आपको ये कहानी बताता हूं कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ क्यों दिया था, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान जो था वो जयचंद की पुत्री से प्रेम करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, जिस बात से नाराज था जयचंद। जब जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता की शादी की तो उसमें सब आसपास के सभी राजाओं को इनवाइट किया राजा जयचंद ने, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को फिर भी छोड़ दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ही संयोगिता को मंडप से उठवा लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को मंडप से उठाकर ले गया था। इस बात से ज्यादा नाराज था जयचंद, जिसकी वजह से राजा जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। लेकिन जैसे मोहम्मद गोरी का साथ देता है राजा जयचंद और राजा जयचंद का साथ मिलते ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी जीतता है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। अब 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और मोहम्मद गोरी ने 1193 ईस्वी में ही मुस्लिम शासन शुरू कर दिया। 1193 ईस्वी में ही मुस्लिम शासन शुरू कर दिया और 1194 ईस्वी में ही मोहम्मद गोरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित कर दिया। किसको? दिल्ली को घोषित कर दिया। और मोहम्मद गोरी के 4 प्रिय गुलाम थे। कौन कौन थे? मोहम्मद गोरी के 4 प्रिय गुलाम थे। उनमें से जो सबसे प्रिय गुलाम था और उनका दामाद भी था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। दूसरा मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? बख्तियार खिलजी और एक था यलदौज। कौन था? यलदौज। और एक था कुआचा। कौन? कुआचा। तो मोहम्मद गोरी के ये 4 प्रिय गुलाम थे। इन चारों में सबसे ज्यादा प्रिय गुलाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था प्रिय गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा बख्तियार का खिलजी, तीसरा यलदौज और चौथा ख्वाजा। अब बात करते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनको कौन? मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन को छोड़कर और अपने देश
गजनी यानी अफगानिस्तान लौट जाते हैं, अपने गोर लौट जाते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था राजस्थान के अजमेर में। कहाँ? राजस्थान के अजमेर में। इन्होंने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन कुतुब मीनार जो पूरी होती है वो 1229 ईस्वी में, कुतुब मीनार को 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश पूरा कराते हैं। कौन? इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा कराते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद थे इल्तुतमिश। इससे आगे चलते हैं। जिसे नोट करना हो जल्दी नोट करिए। चले फिर इससे आगे। उतार लिया वो सभी ने। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में किसने आग लगवाई थी? 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी। फिर इसके बाद जब मोहम्मद गौरी था वो अपने गुलाम और दामाद को 1194 ईस्वी में साम्राज्य को छोड़कर चला गया था। लेकिन साम्राज्य जो छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर छोड़कर गया था। लेकिन गौर से वापसी आया मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में। कब आया था? 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापसी आया। और फिर 1206 ईस्वी में अपने गौर को जब वापसी जा रहा था तो जाटों में एक खोखरो जाति होती है, तो खोखरो जातियों ने मोहम्मद गौरी पर हमला किया, जिसके कारण वह अपने गौर में जाकर 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो बात समझ में आई होगी। अब हमने इसको एक कहानी के तौर पर समझाया, लेकिन जो स्टूडेंट अगर पीडीएफ के जरिए पढ़ना चाहता है या क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से पुटअप करना चाहता है तो हम आपको अब पीडीएफ की तरफ लेकर चलते हैं। तो चलते हैं फिर। देखो मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 तक। कब से? 1275 से लेकर मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर 1206 तक।
मोहम्मद गौरी ने पहला जो आक्रमण किया था वो मुल्तान के करमाथी जाति के मुसलमानों पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और उस टाइम गुजरात का जो शासन संभाल रहा था वो भीम द्वितीय था, और भीम द्वितीय को ही मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो वंश चल रहा था वो चालुक्य वंश चल रहा था। ठीक है, चालुक्य वंश। 1178 में मोहम्मद गौरी ने या मूलराज ने 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू यानी जो राजस्थान में है माउंट आबू वहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर में पराजित किया था। जो मैंने आपको समझाया था कि मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने? मोहम्मद गौरी को हराया था भीम द्वितीय ने, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। तो कहाँ हराया था? राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर पराजित किया था। 1179 ईस्वी में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। नॉर्थ इंडिया यानी दिल्ली, अजमेर और संभर इनकी कैपिटल थी। चौहान डायनेस्टी जो चल रही थी, यहाँ जो उत्तर भारत में एक चौहान वंश चल रहा था। तो चौहान वंश में राजा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज चौहान का कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। फिर इसके बाद अगर चलते हैं तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। फिर इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु करने के बाद 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया था। अगला पॉइंट, 1192 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी कुटिया बनाई थी। तो 1192 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। 1194 ईस्वी में, अगला पॉइंट देखो, 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे जाना जाता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंदावर यानी चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किसके? जिस जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था पृथ्वीराज को मरवाने के लिए, उसी मोहम्मद गौरी ने अब आक्रमण किया राजा जयचंद पर और राजा जयचंद को हरा देता है और राजा जयचंद की भी हत्या कर देता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी के मैंने आपको बताए थे कि इसके 4 गुलाम थे। इनमें से सबसे प्रिय और जो दामाद था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा गुलाम था यलदौज और तीसरा था क्वाचा और चौथा था बख्तियार खिलजी। ये 4 गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के। 1204 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करना था, यानी नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने 413 ईस्वी में की थी।
बात क्लियर आई होगी समझ में। इससे आगे चलते हैं अब अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, 1194 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1194 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1194 ईस्वी में ही 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद जो अजमेर में, ये दोनों मस्जिद हैं और ये अजमेर में बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और एक 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पर 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसको पूरा करवाया था 1229 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण या शुरू जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन पूरा जो करवाया था किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इसके बाद चलते हैं 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को भारत का शासन मिला तथा यल्दोज को गजनी का शासन मिला, क्वाचा को काबुल और कंधार का शासन मिला। तो आज हमने ये पूरा किया दूसरा तुर्क आक्रमण। इसके बाद अगली जो डायनेस्टी चलेगी, अगला जो वंश चलेगा वो चलेगा दिल्ली सल्तनत वंश। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजा शासन करते हैं, जो चलता है 5 वंश चलते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत 5 वंश में चलती है, जिसमें आपको मैं एक बहुत आसानी के ट्रिक के साथ समझाऊंगा। और ये जो दिल्ली सल्तनत चलेगा वो चलेगा 1206 ईस्वी से लेकर, कब से? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलेगा। फिर इसके बाद 1526 से लेकर 1720 तक चलेगा मुगल वंश। तो मुगल वंश से पहले, मुगल वंश 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है, लेकिन उससे पहले चलेगा, हम अब अगली क्लास में चलेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में हम एक ट्रिक के साथ आएंगे, जो एक बहुत धमाकेदार ट्रिक होगी, जिसमें हम कहेंगे जीके तो सरल लगती है। सब कहते हैं कि जीके तो कठिनाई है, जीके तो याद नहीं की जाती, लेकिन हम कहेंगे कि जीके तो सरल लगती है। क्या? जीके तो सरल लगती है। हम इस ट्रिक के साथ पूरी दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। जीके तो सरल लगती है, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ठीक है, चलते हैं फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में हम जो कराने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत पर कराने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए जय हिंद, जय भारत।